हेलो बच्चों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं, यानी कि रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो भी हमसे रेगुलर जुड़ा हुआ है, ठीक, उसको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बातचीत करी थी बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में, और इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपसे बनवाए थे। ठीक है ना, ये सारी कहानी हो चुकी थी। ठीक, तो आज हम लोग उसी के आगे टॉपिक की बातचीत करने वाले हैं, और वो होगा हमारा क्या बेटा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलोगे बेटा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है ना, चलिए इधर से शुरू करते हैं। तो हमने कहा था ना, जैसे शून्य कोटि की क्रिया का डेफिनेशन था, वैसा ही इसका डेफिनेशन होगा। कैसे, जरा देखो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के द्वितीय घात के, देखो बेटा कह रहा ना कि द्वितीय घात के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है ना, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बड़ा आसान सा काम है। मैंने कहा मेरे पास में कोई एक रिएक्शन लिखी, मैंने कहा R2P ऐसे लिखी हुई, कोई समस्या किसी को? अब मैंने कहा इस चीज के लिए हमें बना के दिखाओ, तो तुम तुरंत जवाब दोगे भैया क्या, कि dR/dt माइनस का dR/dt, और ये जो है वो समानुपाती होगा ना इस अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के। लिख देना कोई दिक्कत। मैंने कहा थोड़ा और आगे बढ़ जाओ बेटा, अगर जब बढ़ ही रहे हो ना, तो तुम क्या लिखोगे बच्चा, कि dR/dt। ओके, अब बराबर का चिन्ह लगा लो, तो यहाँ पर एक वेग स्थिरांक आ जाएगा k, और यहाँ पर r की पावर हो जाएगी बेटा 2। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, अब कोई अगर आपसे पूछता है कि भैया यहाँ पे n का मान कितना है, तो तुम बोलोगे n का मान कितना है, 2 है, तभी तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा बेटा आगे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा और ध्यान से देखो। अब आपसे पूछते भैया k का मात्रक बता दो, है ना, इतना कुछ अगर आपने बताया है तो क्या बता दो, k का मात्रक बता दो। तो k के मात्रक के लिए पहले आपको मात्रक पता होना चाहिए कि मोल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस n, ये पता होना चाहिए। ठीक, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड इनवर्स, ये पता होना चाहिए पहले तो आपको। अब अगर ये पता है तो हमने बताया ना आपको पिछले बेटा लेक्चर को अगर सीरियल से देखोगे, ठीक, तो मैं कहता हूँ केमिस्ट्री बेहतर आसान तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, ये बात समझ लो। तो मैं पिछले लेक्चर में इसके बारे में बहुत सारी बातचीत कर चुका हूं। तो अब यहाँ पर अगर मैं 2 रखूंगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1। अब इस -1 का अगर मैं अंदर गुणा कराऊंगा तो तुम ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने कहा कि फर्स्ट केस में इधर देखो क्या लिखा, इसकी पावर में 1 ही लिखा, ये मान के चलो तुम। ठीक, अब अगर मैं इस 1 का गुणा किसमें कराऊं, -1 के साथ में कराऊं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, माइनस का 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब अगर माइनस का 1 मिलेगा तो तुरंत तुम्हारा जवाब होना चाहिए भैया क्या, कि इसका जो मात्रक है वो मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अब मैंने कहा दूसरे केस में एक बार करा लो, तो दूसरे केस में देखा तुमने इधर -1 लिखा, और -1 का -1 के साथ में कराओगे तो ये हो जाएगा बेटा +1। इसका साफ मतलब है बेटा कि तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, लीटर लिखोगे। तो मोल इनवर्स लीटर। ठीक, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इनटू में बेटा बाहर क्या लिखा, सेकेंड इनवर्स, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन, मात्रक। सारी कहानी देख ली तुमने। ठीक, एक एग्जांपल समझ लो, एस्टर का क्षार अपघटन, एस्टर का क्षार अपघटन। तो ये हमारे पास में एक एस्टर लिखा है, नाम है बेटा एथिल, इसका नाम है एसीटेट। तो एथिल एसीटेट की जब हम लोगों ने अभिक्रिया कराई किसके साथ में, एक क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपने देखा भैया क्या, कि यहाँ पे जो है ना, ये इस कार्बन के ऊपर चार्ज प्लस का, इसके ऊपर माइनस का, इधर सोडियम के ऊपर प्लस का, इधर माइनस का, ये प्लस वाला किसके पास आएगा, इस माइनस वाले के पास आएगा। तो तुम देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक, फिर क्या देखा भैया कि ये जो वाला जो प्लस वाला है वो किसके पास, इस वाले माइनस के पास में गया। जैसे ही इस माइनस वाले पास में गया तो तुमने देखा इधर से क्या बन जाएगा, C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल। जरा बताओ क्या यहाँ तक की कहानी में कोई कष्ट है? आसान है ना बेटा, आराम से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये चीजें थी बेटा, नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे की बातचीत करते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में। देखो ना तो इनका डेरिवेशन आता, ना इनके न्यूमेरिकल आते एग्जाम में, ये बात मान लो आप। आपको केवल 2 पढ़नी थी, मैंने पीछे पढ़ा दी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। बोले बहुत ईजी है, क्या ही दिक्कत है ना, जब कहलाता है तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए अब अपन देखते हैं, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार में आकर तुझे, है ना। केमिस्ट्री बेटा बहुत आसान है, आराम समझ में आती है। ठीक, तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन लिख दी। अब इसके लिए हमें बनाना, तुरंत जवाब दो, माइनस का dR/dt
अब ये जो समानुपाती है वो किसके, इस अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात की। अब इसकी तृतीय घात का मतलब इधर कितना लिख देना, 3 लिख देना, बात पल्ले पड़ी। अब लिखो इसको फिर से, तो क्या लिखोगे बेटा, माइनस का डी आर और बटे में डी टी। अब बराबर का चिन्ह लगाओगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा जिसको के से लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आर की पावर 3। ठीक, ये बताओ। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया एन का मान आपको कितना पल्ले पड़ा, तो तुम बोल देना भैया एन का मान हमें 3 समझ में आया। फिर क्वेश्चन बनता है बेटा कि भाई के का मात्रक लिख दो फिर तृतीय कोटि के लिए। तो जब के का मात्रक लिखोगे बेटा तब तुम क्या करोगे, तो जरा ध्यान से देखो, पहले वो मात्रक लिखो एक बार फिर से। तो मैंने क्या बोला बेटा कि मोल लीटर इनवर्स की होल पावर 1 माइनस एन, ठीक, इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये है कहानी, बात करनी पड़ी कि नहीं पड़ी। चलिए अब एक बार देखें जरा ध्यान से, इस n की जगह पे कितना रखना है आपने, 3 रखना। तो जब 1 माइनस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा माइनस का 2, और जब माइनस का 2 मिलेगा तो हमने कहा बेटा पहले केस में आप क्या करो, अब इधर देखो तो तुम्हें 1 दिख रहा, कितना दिख रहा, 1। अब हमने कहा बेटा इस 1 का गुणा कराओ किसके साथ, -2 के साथ, तो इधर कितना बचेगा बेटा, -2 बचेगा। ये बात कंफर्म हो गई। तो जब तुम इसका मात्रक लिखने आओगे बेटा तब तुम लिखोगे मोल की पावर -2। अब देखो लीटर में बेटा कितना लिखा है, -1। तो अब दूसरे केस में जब तुम -1 का गुणा कराओगे -2 के साथ में, तो तुम्हें बेटा मिलेगा +2। और जब +2 मिलेगा तब तुम जब इसका लिखने आओगे तब तुम लिखोगे बेटा लीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे, लीटर स्क्वायर। ये है पूरी कहानी। ठीक, और इनटू सेकेंड इनवर्स को तो कोई टच ही नहीं कर सकता है ना बेटा, इसको तो टच ही नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, तो ये बात पहले पड़ी कि नहीं पड़ी। अच्छा, समझ में आ गया तो इस चीज को भी देखो, एक एग्जाम्पल लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक, तो ये एक एग्जांपल अच्छे तरीके से तैयार कर लो, चीजें एकदम कंप्लीट हो गई। ठीक, तो ये है अच्छे तरीके से चीजों को समझने का तरीका, है ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये चैप्टर आज क्या करना है, कंप्लीट करना है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है, इतना तैयार करना है बस। अब कह रहा आभासी या छद्म आणविक अपक्रिया, भैया इसको किसको बोलते हैं, बोलिए आभासी या छद्म आणविक अपक्रिया, ये क्या होती है बेटा। पिछली साल आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर का, इस बात को समझ लो ध्यान से। ठीक, इसलिए अच्छे तरीके से तैयार करना, कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि भैया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी आणविकता अलग हो जाए और कोटि बेटा क्या हो जाए, अलग हो जाए। आणविकता और कोटि अलग हो जाए। ठीक, अब जिसने जिसने बेटा पढ़ा रखा है पीछे कि आणविकता क्या होती है, कोटि क्या होती है, ठीक, तो उसको समझ में आता होगा कि भैया आणविकता जो है वो कोटि के बराबर ना हो, वो तुम्हारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आभासी या छद्म आणविक अपक्रिया कहलाएगी। देख लो एक बार ध्यान से, कह रहा वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी कोटि और आणविकता का मान समान नहीं होता, आभासी या छद्म आणविक अपक्रिया कहलाती है। देखो कितनी आसान डेफिनेशन है, कोटि और आणविकता समान ना हो, आभासी या छद्म आणविक अपक्रिया कहलाती है, इस बात को मान लो। ठीक, चलिए अब कह रहा एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एग्जाम्पल समझ लो जरा ध्यान से। कह रहा एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ठीक, अब एथिल एसीटेट का तुमने किसके द्वारा कराया जल अपघटन, तो तुम बोलोगे भैया हमने जल के द्वारा करा दिया। किसके द्वारा, जल के द्वारा। ठीक, अब जब कराओगे तो इधर पे माइनस दिखेगा, इधर प्लस दिखेगा। मैंने कहा इन दोनों को अलग कर लोगे तो इधर पे बच्चा क्या दिखेगा आपको, H का प्लस दिखेगा, OH का माइनस दिखेगा। ठीक, अब ये माइनस वाला बेटा किसको ढूंढेगा, तो बोले प्लस वाले को, तो इसने जाकर के यहाँ पे क्या बना दिया बेटा, एसीटिक अम्ल बना दिया। अब ये वाला जो माइनस है बेटा, ठीक, ये वाला माइनस जो है वो किसको ढूंढेगा, प्लस को, तो वो C2H5 के साथ में क्या मिलकर बना लेगा, OH, यानी ये क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। इतनी बात कंफर्म हुई। अच्छा, अब ये बात कंफर्म होगी तो ये कैसे पता चले भैया कि ये किसकी क्या कहानी है, तो कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखूं, क्या लिखूं बेटा मैं, अगर इसके लिए मैं अभिक्रिया का वेग लिखूं तो मैं लिखूंगा बेटा वेग बराबर में K, और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, कि जो CH3 है, और सॉरी एथिल एसीटेट बोल सकता हूँ मैं एक साथ में, ठीक, तो CH3COO C2H5, इसकी पावर में कितना मान लूंगा बेटा 1 इंटू, और जो B होता है B की पावर Y मानते हैं ना, तो इसकी मैं क्या कर दूंगा H2O, और H2O की पावर में कितनी मानूंगा बेटा 0। और मुझे पता है कि n बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा x प्लस y, और x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि भैया इसकी जो कोटि निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई है, 1 निकल कर आई। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ये वेग का फॉर्मूला समझ में आता कि नहीं आता। अगर पिछला लेक्चर देखा होगा, मतलब जो पीछे के लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं वो अगर इस चैप्टर के देखे होंगे तो ये बात तुम्हें बहुत कठिन नहीं लगी होगी बेटा, ये मैं मान सकता हूँ। फिलहाल अब हमने देखा भैया इसकी कोटि तो कितनी निकल आई 1, लेकिन अगर मैं आणविकता की बात करूं तो तुम ध्यान से देखो, जल का एक मॉलिक्यूल लिया आपने और एथिल एसीटेट का एक मॉलिक्यूल लिया, तो इसके जो अणुओं की संख्या यानी जो अभिकारक के अणुओं की संख्या है वो कितनी दिख रही है तुम्हें बेटा, 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो तुमने देखा भैया इस क्वेश्चन के लिए दोनों अलग अलग बातें हैं कि भैया जो हमने कोटि देखी वो हमें कितनी मिली बेटा, तो 1, लेकिन जब हम बात करी भैया किसकी, आणविकता की, तो पता चला कि इसकी आणविकता कितनी निकल कर आ गई 2। तो जब भैया आणविकता और कोटि समान नहीं होती है तब ऐसे केस में तुम्हें ध्यान रखना है बेटा क्या,
कि वो क्या कहलाती है, आवासीय या छद्म आणविक अपक्रिया कहलाती है। ठीक, ऐसे ही आपसे कह रहा है सुक्रोज का जल अपघटन। ठीक, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है, बोले चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। अब इसका आपने जल अपघटन करा दिया किसके साथ में, जल के साथ में। तो जरा ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन और मिल गए तो 22 और 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए बेटा 24। कितने हो गए, 24। ऑक्सीजन में एक और मिल गया तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए बेटा कितने, 12। कार्बन बेटा पहले से ही तुम्हारे पास में कितना था, 12। मैंने कहा इसको 2 से डिवाइड कर दो। अब 2 से डिवाइड करोगे तो तुम देखोगे भैया क्या मिलेगा, C6H12O6। ठीक, और फिर से क्या मिलेगा, C6H12O6। ठीक, तो ये तुम्हें ध्यान से देख लो। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। अगर 2 मॉलिक्यूल आपने देखने को मिले तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर भी मैं अगर इसका वेग का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा बेटा क्या, कि वेग बराबर में K, और यहाँ पे मैं लिखूंगा C12H22O11 की होल पावर 1 इंटू, इसके बाद मैं लिखूंगा बेटा क्या, जल यानी H2O की पावर 0। तब मैं फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा N बराबर x प्लस वाई, और यहाँ पे देखो बेटा x का मान कितना है 1 प्लस y का मान कितना है बेटा, तो 0 बराबर में कितना आ गया 1। यानी जो कोटि निकल कर आई बेटा वो कितनी निकल कर आई, बोले भैया 1 निकल कर आई। ठीक, लेकिन अगर मैं बातचीत करूं अणुओं की तो तुम देखो जल का एक मॉलिक्यूल है, सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है, दोनों ने मिलकर कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2। तो फिर से तुम्हारा जवाब होगा यहाँ पर क्या भैया, कि जो इसमें n का मान भैया हमने निकाला वो कितना निकाला, 1 निकाला। और जो हमने आणविकता पता करी भैया, तो वो आणविकता हमें समझ में आई कितनी है, इसकी 2 है। तो जहां अभिक्रिया की कोटि और आणविकता बेटा सेम नहीं होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग बोल देते हैं आवासीय या छद्म आणविक अभिक्रिया। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, ठीक है ना। अगर बात समझ में आ गई तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे कहानी को समझ लेते हैं, ठीक है ना। चले, अब देखो बेटा नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि संघट्टवाद सिद्धांत की अवधारणाएं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि भैया संघट्टवाद की अवधारणाएं क्या है, इसके बारे में हमें समझाइए। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले आप देखेंगे कि संघट्टवाद की अवधारणाओं का मैक्स ट्राउट तथा विलियम लुइस ने सन 1916 से 1918 में प्रतिपादन किया था। ठीक, यानी जो ये संघट्टवाद की अवधारणाएं हैं, इनकी जो प्रतिपादन जो है, इनका 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के करा। ठीक, एक मैक्स ट्राउट थे और एक विलियम लुइस थे। ठीक, इन्होंने, और कब करा, तो कह रहा है 1916 से 1918 के बीच में करा। ठीक, तो ये सारी बातें आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अब इस संघट्टवाद की अवधारणाएं क्या है, तो पहली जो अवधारणा है वो ये है कि भैया रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारकों के 2 अणुओं, ठीक है ना, अभिकारकों के 2 अणुओं का परस्पर टकराना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा बेटा ना कि अगर आपको शादी करनी है, क्या करानी है, शादी करानी है। ठीक, यानी यहाँ पर मैंने कहा आपसे क्या, कि मैरिज करानी है किसी की। ठीक, तो आपको पता अच्छे तरीके से कि मैरिज कराने के लिए आपको 2 अभिकारकों की जरूरत पड़ेगी। कितने अभिकारकों की बेटा, 2 अभिकारकों की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, मैंने कहा एक ऐसा बेवकूफ किस्म का लड़का होना चाहिए और एक उससे भी बेवकूफ किस्म की क्या होनी चाहिए बेटा, लड़की होनी चाहिए, है ना। ऐसे ध्यान रखना। ठीक, एक बेवकूफ किस्म का क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। ठीक, और एक उससे भी बेवकूफ किस्म की क्या होनी चाहिए बेटा, लड़की होनी चाहिए। ठीक, ऐसे। और जब तक ये दोनों आपस में टकराएंगे नहीं, ठीक है ना, तब तक इनके बीच में कभी शादी नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने बेवकूफ क्यों बोला बेटा ना, क्योंकि अगर शादी करने के बाद में चीजें बेटा वो हो जाती हैं इस तरीके की, दोनों के दोनों बेवकूफ समझ में आने लग जाते हैं। ठीक, हाँ, अभी पुराने जमाने की बात नहीं, मम्मी पापा के जमाने की बात नहीं है ना, अभी फिलहाल की बातचीत करें तो तुम्हें यह ध्यान रखना ना, एक ये बेवकूफ लड़का, एक बेवकूफ लड़की, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, ठीक है, तब जाकर के कहीं पे क्या होगी बेटा, मैरिज होगी। ठीक, तो बस यही बात लिख दी उसने, क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारकों के 2 अणुओं का परस्पर टकराना आवश्यक है बेटा। ठीक, जब तक 2 अणु मतलब एक लड़का और एक लड़की आपस में टकराएंगे नहीं, आपस में उनमें प्रेम नहीं होगा, तब तक ये मैरिज के जैसी कोई कहानी देखने को आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। फिलहाल आगे की कहानी को समझने के लिए हम लोग आगे बातचीत करते हैं। मैंने बोला बेटा आपसे क्या, दूसरा पॉइंट समझो, अभिकारकों के सभी अणुओं के परस्पर टकराने पर उनके मध्य परस्पर अभिक्रिया नहीं होती है। अब इस बात को भी समझ लो कि जितने अणु टकराने, ठीक है, यानी कि शादी के पहले जिन जिन लोगों में प्रेम होता है, क्या ये जरूरी है कि शादी उसी के साथ में हो जिसके साथ में प्रेम हो। बात सोच करके देखो बेटा, है ना, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिनसे तुमने बेटा प्रेम करा है शादी तुम्हारी उसी से ही हो। ठीक है ना, क्योंकि बेटा सामने वाला एक दिन तुम्हें किसी ना किसी दिन छोड़ करके निकल ही लेगा। ठीक है ना, इस बात को मान करके चलो। ठीक बेटा, 99% केस में बेटा ना यही होता है कि
लड़के सब लड़कियां सब एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। एक आध परसेंट बेटा 100 में ऐसे होते हैं जिनमें से जिनकी क्या हो पाती है, शादी हो पाती है, ठीक। इसलिए ये प्रेम का चक्कर जो है ना बेटा बहुत खतरनाक है, ठीक। इसमें पढ़ करके केवल बर्बादी है बेटा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि इस समय का जो प्रेम है, लड़के लड़कियों को मैं देखता हूँ ना कि आपस में जो प्रेम कर रहे हैं ना, वो इस तरीके का बेहुदा प्रेम है जो बेटा किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है, ठीक है ना। इस बात को समझ करके चलो, ये वो जमाना नहीं रह गया ना कि तुम सामने वाले से प्रेम करो और वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचे या तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचे। कुछ नहीं सोचता बेटा ना, वो बेटा तुमसे सोचता है कि तुम्हें उसको टाइम देना है। टाइम तुमने नहीं दिया तो वो तुम्हारा साथ छोड़ करके तुरंत निकल लेगा। बात समझ में आया, ठीक है। अभी आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, ठीक, पिछले, ठीक है, 1.5 साल पहले आपने, ठीक है ना। तो वो जो मूवी आई थी ना बेटा, उस मूवी में ऐसा दिखाया गया है, ठीक है, वो जो लड़की होती है ना उस लड़के का बहुत सपोर्ट करती है, क्या करती है, बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आज के समय का वो वैसा प्रेम नहीं है बेटा ना कि सामने वाला तुम्हारा सपोर्ट करे, ठीक। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी उसने कमियां देखी, वो तुरंत तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। फिर तुम कितनी मुसीबत में हो, कैसे हो, किस हाल में हो, इस बात का कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बेटा ध्यान रखो ना, ये जो प्रेम जैसी कहानी है ना, एकदम बेहुदा है, बायाद है, ठीक। इसका कोई मतलब नहीं निकलता बेटा ना। पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक, और केवल चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो। आने वाला फ्यूचर आपका बेहतर होगा, ठीक। जब फ्यूचर बेहतर होगा तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक बेहतर मिलती चली जाएंगी, इस बात को मान करके चलो, ठीक है ना। फिलहाल तो वही चीज कह रहा है ना बेटा कि अभिकारकों के सभी अणुओं के परस्पर टकराने से, यानी जितने भी अभिकारक है उन सबके टकराने से परस्पर अभिक्रिया नहीं होती भैया, ठीक है। कि है ना, शादी के पहले कितने लोगों ने प्रेम करा, तो जरूरी नहीं है कि बेटा उन सभी लोगों की शादी उन्हीं के साथ में हो जिनसे उसने प्रेम करा, ठीक है ना। हाँ बेटा, शादी उसी के साथ में होती है जो बेहतर होता है। लड़के सब सुन लो कान खोल करके कि भैया शादी उसी के साथ में उसकी हो सकती है जो बहुत बेहतर होगा, ठीक है ना। क्योंकि बेटा हर कोई चाहता है आज के जमाने में बेहतर से बेस्ट की तरफ जाना, समझ रहे, ठीक है। बोलते हैं ना गुड बेटर और बेस्ट, तो सभी लोग चाहते हैं कि मैं गुड से बेटर ढूंढूं। जब बेटर मिल जाता है तो सोचते हैं कि चलो बेस्ट की तरफ चलते हैं हमारी, ठीक है ना। कोई बेटा टिकना नहीं चाहता, इस बात को मान करके चलो। इसलिए अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करो, अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करो। जब तुम जिस दिन तुम बेस्ट हो जाओगे बेटा ना, लोग तुम्हारे पास में आकर के ठहरने लगेंगे, रुकने लगेंगे, ठीक। इस बात को मान के चलो। तो वही कह रहा है, बल्कि जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है, मतलब जिनके जिनके बीच में शादी होनी है, ठीक है ना, ऐसा मान करके चलो। तो कह रहा है अभिक्रिया होती, उन्हें प्रभावी टक्करें कहते हैं। बस इतना बात ध्यान रखना। फिलहाल अगला देखो, कह रहा है प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं, ठीक। अब भैया जिनका तो ब्रेकअप हो गया, नहीं शादी हो पाई, ठीक है, अब वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। उनके पास में कुछ बचा नहीं, कहते बस हमारा तो सब कुछ चला गया, हमारा तो सामने वाला सब कुछ ले गया। भाई तुमने दिया सामने वाले को तभी तो वो ले गया। तुमने क्यों सामने वाले को इतना सब कुछ दे दिया अपना ना, वो सब कुछ लेकर के चला गया, चैन सुख चैन नींद सब कुछ खराब करके रख दी उसने, ठीक है ना। तो भाई साहब तुमने उसको दिया है ना, तभी तो वो लेकर गया, तो क्यों दे रहे हो अपना ना। वही चीज बता रहे हैं, देखो ध्यान से, कह रहा है क्या, प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं। जिनकी शादी होगी वो तो एक्टिव है, उनमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर बाद में पता चल रहा है ना, जिनकी ब्रेकअप हो गया वो यहाँ जा रहे वहां जा रहे, कहीं नशे काट रहे हैं, कहीं पंखे से लटक रहे हैं। भैया मेरे यहाँ भी एक पंखा लगा हुआ, ठीक, लेकिन वो हवा देने के लिए लगा हुआ, लटकने के लिए नहीं लगा हुआ, समझ रहे हो। तो हाथ काट नशे काट रहे हैं, पंखे से लटक रहे हैं, कहीं ये ठीक है पॉइजन पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप को क्या करते चले आ रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते चले आ रहे हैं, ठीक है। बेटा वो अभी समय कहाँ आ गया यार, वो डिस्ट्रॉय करने वाला अपने आप को, है ना। मत करो ये सब चीजें, अभी बहुत कुछ है आगे, बहुत कुछ देखने को है, बहुत कुछ करने को है ना, तो करने के लिए तैयार हो जाओ। जो हो गया सो गया, छोड़ो उसको, भूल जाओ, लेकिन अब आगे जो है उसको करने के लिए तैयार हो जाओ बेटा, है ना। तो जब आगे बढ़ोगे, आगे कुछ करने की सोचोगे, तभी तो कहानी बनेगी, है ना। अगर अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में, खत्म करने में उतर आओगे ना, तो बेटा कुछ नहीं बचेगा। तुम वही निष्क्रिय अणु बन जाओगे जिनकी बेटा शादी नहीं हुई, जिनका ब्रेकअप हो गया। बात को समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। तो ये चीज को मान करके चलो कि जब भी कोई चीज टूटती है तो वहां से एनर्जी निकलती है बेटा, क्या निकलती है, एनर्जी। इस बात को मान के चलो, ठीक। और उसी एनर्जी को तो काम में लेकर के आओ, उस एनर्जी को बेटा पंखे में लटकने में, हाथ को काटने में, जहर को पीने में मत लगाओ। जो एनर्जी निकली है, जो बेटा ब्रेकअप का तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है ना, उसको बेटा किसी नेक काम में लगाओ, किसी अच्छे काम में लगाओ, तो उससे तुम्हारा फ्यूचर सुधर जाएगा। इस बात को मान लो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इस बात को मान के चलो बेटा कि जिन जिन के बीच में तो अभिक्रिया हो गई है वो तो ठीक है, वो तो सक्रिय है, लेकिन जिनके बीच में नहीं हुई है वो भी बेटा सक्रिय होकर के दिखाएं, आगे चल करके दिखाएं, आगे काम करके बताएं लोगों को, ठीक है ना। तो ये बात मान लो। आगे देखो, फिर कह रहा इन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर या इनसे अधिक होती है। अब कह रहा इन अणुओं की जो ऊर्जा है वो एक निश्चित ऊर्जा तल के या एक निश्चित ऊर्जा स्तर के बराबर होती है या इससे अधिक होती है, ठीक। इस ऊर्जा तल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दहली ऊर्जा कहते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा, दहली ऊर्जा बोल देते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट देखो, कह रहा अभिकारक के अणु में निहित प्रारंभिक ऊर्जा तल को सक्रिय करके दहली ऊर्जा तक ले जाने हेतु आवश्यक या अतिरिक्त ऊर्जा की जो मात्रा है उसे बेटा हम लोग सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, तो ये एक पॉइंट याद करना है तुम्हें। आगे कह रहा बेटा क्या कि अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघट्ट को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। मतलब जो भी एक सेकेंड के अंदर अणुओं के बीच में टक्कर हो रही है, उन टक्करों को हम लोग बोलते हैं संघट्ट आवृत्ति। क्या बोलते हैं बेटा, संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से बेटा ये संघट्टवाद का सिद्धांत आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग कहानी को आगे लेकर के चलते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं बेटा सक्रियण ऊर्जा के बारे में। ठीक, किसके बारे में, सक्रियण ऊर्जा के बारे में, कि भैया ये सक्रियण ऊर्जा कौन सी बला है, इसका क्या काम है, इसको की जरूरत पड़ी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखो अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं बेटा किसके बारे में, सक्रियण ऊर्जा के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, सक्रियण ऊर्जा के बारे में। ओके, चलो देखो, अब कह रहा सक्रियण ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, तो कह रहा एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जो एक्टिव करने के लिए एनर्जी चाहिए ना वो। कह रहा अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त, अभिकारक अणुओं के संघट्ट से प्राप्त। ठीक है, हाँ, ये वही बेवकूफ लड़का और एक बेवकूफ लड़की के टकराने से, एक बेवकूफ लड़का और एक बेवकूफ लड़की के टकराने से, ठीक, जो भी एनर्जी प्राप्त होगी, जो भी एनर्जी प्राप्त होगी, ठीक, उस एनर्जी को बेटा हम लोग बोल देते हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा। देख लो जरा ध्यान से। ठीक, तो कह रहा है क्या, अणुओं के संघट्ट से प्राप्त ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा जो अभिक्रिया को संपन्न कराने में क्या होती है, पर्याप्त होती है, तथा जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। ठीक, इनके टकराने से, इनके टकराने से ठीक एक छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू जरूर बन जाते हैं। ठीक है ना, और फिर वही चुन्नू मुन्नू बेटा आगे चल करके संघर्ष पैदा करते हैं। ठीक, तो ऐसे छोटे मोटे क्या देखने को आपको मिलेंगे, चुन्नू मुन्नू जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस वही कहानी ना, तो इससे क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाती है बेटा, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक, और इस सक्रियण ऊर्जा को बेटा हम लोग लिखते हैं किससे, कैपिटल ई स्मॉल ए। ठीक, ई ए से हम लोग लिखते हैं। फॉर्मूला बेटा याद कर लो, न्यूमेरिकल बनता, न्यूमेरिकल लगवा दूंगा, अभी खत्म कहानी। तो 2.303 इंटू आर इंटू T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग बेस में 10 K2 अपॉन K1। ठीक, अब ये क्या कहानी है, तो बात को समझ लो। यहाँ पे जो ये R दिख रहा है आपको, ठीक, ये एक गैस स्थिरांक है, इसलिए इसका जो मान है वो होता है बेटा 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक, उसके बाद T1 और T2 ये है जो टेम्परेचर है, और K1 और K2 में इनको लिख दूं, K1 और जो K2 है इनको बेटा हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। ठीक, इस बात को समझना, इसको क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको डेफिनेशन सही सारी चीजें याद कर लेनी है। आगे हम लोग चलते हैं और आगे इसका एक न्यूमेरिकल बना करके देख लेते हैं। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला तैयार कर लो। 2.303 आर T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग बेस में 10 K2 अपॉन K1। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारे पास में ये एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ठीक बेटा, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो और चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक, जरा बताओ क्या ये न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ में आएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर जो है वो कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अब पहले एक चीज समझो, जो दिया गया उसको लिख दो। ठीक, तुमसे कह रहा बेटा कि जो इसका टेम्परेचर है यानी T1 है वो कितना दिया गया बेटा, कह रहा 290 केल्विन। ठीक, कह रहा 290 केल्विन से बढ़ा करके, यानी जो T2 है बेटा वो कितना कर दिया गया, तो कहोगे भैया 300 केल्विन कर दिया आपने। ठीक, कह रहा 300 केल्विन, तो कह रहा अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। मेरी बात समझना बेटा। ठीक है, दर जो है ये बेटा जस्ट समानुपाती होती है किसके, वेग के। अभी थोड़ी देर पहले तुमको मैंने पढ़ाया है कि जो ये वेग है वो बराबर होता है बेटा किसके, के के। ठीक है ना, और वेग को ही बेटा हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, दर, यानी जो दर है वो बराबर किसकी होती है, के के। ठीक, अब एक बात जरा सोच करके देखो, अगर दर बराबर में वेग स्थिरांक है, तो अगर दर बेटा दोगुनी हो रही है तो वेग स्थिरांक भी कितने गुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा। ठीक है ना, कि अगर दर दोगुनी है तो वेग स्थिरांक भी कितना हो जाएगा, दोगुना। ऐसे केस में बेटा तुम्हें ध्यान रखना है कि जो हमारा K1 होगा वो मान लेंगे हम लोग क्या, K। ठीक, उसके बाद हमने कहा बेटा जो हमारे पास में K2 होगा वो कितना हो जाएगा, 2। बताओ कोई समस्या। अब इतनी सी बात अगर पल्ले पड़ गई है तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे पूछा गया हमें सक्रियण ऊर्जा का क्या बता दो बेटा, मान बता दो। ठीक, तो सक्रियण ऊर्जा का मान जानने के लिए आपको क्या करना है, चीजें पर ध्यान से देखेंगे। ठीक, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला बेटा हमने क्या पढ़ाया, जरा एक बार लिख लेते हैं। तो हमने क्या बोला बेटा, EA बराबर 2.303 R T1 T2, ठीक है ना, बटे T2 माइनस T1
इंटू लॉग बेस में 10, ठीक, ऊपर लिखोगे बेटा K2 बटे में क्या हो जाएगा K1, ठीक है। चलो मान रख दो फटाफट इसी फॉर्मूले में सबके, तो EA बराबर 2.303, ठीक, मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 290 मल्टीप्लाई 300, ठीक, ये बटे नीचे आ जाओ, नीचे क्या देखोगे T2 माइनस T1, तो T2 का मान है 300 माइनस T1 का मान है 290, ठीक, इंटू अब इधर देखो बेटा ध्यान से, तो क्या करोगे लॉग बेस में 10, अब ऊपर लिखा है बेटा K2, तो K2 का मान है 2, K1 का मान है 1, तो अब मैं अगर यहाँ पर अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दूं बेटा तो किसी को कोई समस्या ना होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैंने कहा बेटा इसको लिख लूँ, तो EA बराबर क्या मिला 2.303 अपॉन, ठीक, एक सेकेंड, 8.314 इंटू 290 इंटू 300, ठीक है ना, और बटे तुम्हें कितना मिलेगा 10, देखो ध्यान से 300 में 290 घटा देना कितना मिलेगा 10, ठीक, इंटू लॉग, ठीक, इसका मान रखोगे तो तुम्हें लॉग 10 का मान, तो तुम्हें ध्यान रखना 0.3010, ठीक, ये है 0.30 बेटा 10, ठीक, ये इतना तुम्हें करना है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, जो भी चीजें देखने को मिलेंगी वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो मैं थोड़ा सा एक स्टेप तक और सॉल्व कर देता हूँ, बाकी अपना घर में सॉल्व कर लेना, है ना। देखो मैंने कहा इसका पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे बेटा कितना जीरो बन जाएगा, बोलो भैया 3 जीरो। मैंने कहा इसका भी पॉइंट हटा दो तो फिर से नीचे कितना जीरो बन जाएगा, बोलो भैया 3 जीरो। मैंने कहा इसका भी पॉइंट हटा दो तो फिर से नीचे कितना जीरो बन जाएगा, तो बोलो भैया 4 जीरो, ठीक। अब जो जो कट्टे दिख रहे हैं उनको निपटा दो, तो ध्यान से देखो बेटा 1 2 3 4, ऊपर देखना 1 2 3 और ये 4, ठीक। अब कोई जुगाड़ नहीं कटने के, अब सबके आपको ऊपर से मल्टीप्लाई करा लेने हैं, ठीक, जो मल्टीप्लाई करने पर बचे इतने अंक के बाद दशमलव लगा करके आंसर लिख देना, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो जाएगी बेटा इसकी क्या संक्रिय ऊर्जा, ठीक है ना, ये पूरी कहानी का, ठीक। तो बेटा आज से ये चैप्टर पूर्ण रूप से एकदम से क्या होता है कंप्लीट होता है, मैंने 100% इस चैप्टर को खत्म कर दिया। अब हम लोग आगे बातचीत करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लो कि बेटा हमने 3 चैप्टर क्लियर कर दिए हैं अच्छी तरीके से, और तीनों चैप्टर आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेने विद न्यूमेरिकल के साथ में, जो जो न्यूमेरिकल मैंने लगवा दी बस इनको लगा लो, इसके बाद आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड की एग्जाम की तैयारी को बनाए रखना, ठीक है।